आज बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश बुक के दो फेमस पोएम एनिपिटाफ और दूसरा द सोल्जर को आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले एनिपिटाफ को देखते हैं जो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया। इनका बर्थ 1873, डेथ 1956। इनका जन्म हुआ था 1873 में, मृत्यु 1956 में। इनका फेमस वर्क है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, अ पीकॉक पोएट। अब पोएम को देखते हैं। Here lies the most beautiful lady, light of her step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty, when he says beauty passes, however rare it be. And when I crumble, who will remember this lady of the West Country? यहाँ पर पोएट एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने मर गई है और अपने कब्र में लेटी हुई है। जब वह जीवित थी तो अपने कदमों और दिल से बहुत सुंदर थे। मुझे कभी को लगता है कि वह पश्चिमी देशों की अब तक की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, गुजर जाती है। हालांकि दुर्लभ की बात यह है कि जब कभी सोचते हैं कि वह मर जाएंगे तो पश्चिमी देश में इस महिला को कौन याद रखेगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पोएट वाल्टर डिलामेयर है, ये बहुत ही सुंदर महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी मर चुकी है और अपने कब्र में लेटी हुई है। जब वह जीवित थी तो उसे इधर उधर घूमने की बहुत आदत थी, बहुत बोलती थी और उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। इसलिए इस पोएम में पोएट ने महिला के लिए अपनी दुख भरी भावनाओं को व्यक्त किया है जो कि अभी कब्र में लेटी हुई है। पोएट उस कब्र पर जाते हैं जो उस महिला के याद में बनाई गई थी। वहां जाकर पोएट है जो फुट फुट कर रोते हैं और सोचते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि पोएट जब मर जाएंगे तो उसके बाद उस सुंदर महिला जो कब्र में सोई हुई है उसको कौन याद रखेगा। पोएट के अनुसार वह सबसे सुंदर महिला थी जो वेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों में पैदा हुई थी। पोएट यहाँ पर पोएट कहते हैं कि सुंदरता एक दिन गायब हो जाती है और चली जाती है, वो परमानेंट नहीं है। पोएट के अनुसार मनुष्य नश्वर है और आत्मा अमर है। कवि ने यहाँ पर पोएट समझाए हैं कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अब मर जाता है, लेकिन आत्मा जीने के लिए दूसरे शरीर में बदल जाती है। अंत में यहाँ पर पोएट वाल्टर डिलामेयर ने कहा कि जब वह मर जाएंगे तो उस सुंदर महिला को कौन याद रखेगा, क्योंकि पोएट के अनुसार मृत्यु के बाद किसी को याद रखना संभव नहीं है, दुर्लभ हो जाता है, रेयर हो जाता है। एक आदमी को उसके गुण के कारण ही याद किया जाता है इस संसार में। पोएट का मतलब है कि जो इस धरती पर आया है उसे मरना है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि इस ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहती है। उस पोएट के अनुसार पोएम के माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। जो यहाँ जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उसे मरना ही होगा। अब हम लोग दूसरे पोएम को देखते हैं, द सोल्जर, जो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। तो जो सोल्जर को देखते हैं तो रॉबर्ट ब्रूक का बर्थ 1887, डेथ 1915। ये पोएम द सोल्जर 1915 में ही पब्लिश्ड हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था, जो वाल्टर डिलामेयर की रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। और ये पोएम एनिपिटाफ 1921 में पब्लिश हुआ था, 1921 में। और द सोल्जर
1915 में पब्लिश हुआ था। तो इस पोएम को समझते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर यू इंग्लैंड देयर शैल बी in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England wore shaped made aware gave once her flowers to love, her wage to roam, a body of England's breathing English air, washed by the river, blessed by the sons of home। पहले यहाँ पर समझते हैं इसको। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि अगर वह मर जाए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि किसी विदेशी मैदान का कोना है जो दूसरे देश में है, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड है। उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध फूल धूल छिपी होगी, एक धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक किया, एक बार प्यार करने के लिए अपने फूल दिए, घूमने के लिए अपने तरीके दिए। इंग्लैंड का एक शरीर अंग्रेजी हवा में सांस लेता हुआ, नदियों में धुलता हुआ, घर के सूरज से धन्य है। यहाँ पर पोएट हैं द सोल्जर में पहले स्टेंजा में बोल रहे हैं कि अगर वह मर जाते हैं तो वह चाहते हैं कि लोग केवल एक ही बात सोचे कि किसी विदेश देश में कोई कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का है। कवि का मतलब था कि अगर वह युद्ध में मर जाते हैं तो वह एक खास तरीके से याद किया जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि लोग इस बारे में सोचे कि जिस दूर की भूमि पर वह मर गए हैं, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का एक छोटा टुकड़ा होगा। अगर वह युद्ध के मैदान में मर जाते हैं तो उस जमीन के टुकड़े पर इंग्लैंड का दावा होगा, क्योंकि युद्ध कभी कभी जमीन के लिए लड़े जाते हैं। कवि ने अपने मृत्यु का वर्णन करते हुए आगे कहा है कि अगर वह मर जाता है तो उसके शरीर धरती में दफन हो जाएगा, पृथ्वी उसके मृत शरीर में समृद्ध होगी, क्योंकि उसका शरीर इंग्लैंड में पैदा हुआ मिट्टी से बना था। उन्होंने बताया कैसे इंग्लैंड ने उन्हें बनाया और उन्हें चेतना दी। इंग्लैंड ने उन्हें प्यार करने के लिए अपने खिलते हुए पौधे दिए और स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस की भावना दी। उनका शरीर इंग्लैंड का था और उन्होंने हमेशा अंग्रेजी हवा में सांस ली। इंग्लैंड की नदियों ने उन्हें शुद्ध किया और उन्हें इंग्लैंड के सूर्य का आशीर्वाद मिला। कवि ने कहा कि इंग्लैंड उनके लिए माँ थी। इंग्लैंड के लिए उसका प्यार और बलिदान करने के लिए उनकी इच्छा एक बेटे की अपनी माँ के लिए प्यार के बराबर थी, लेकिन एक साधारण बेटे से ज्यादा। वह वास्तव में अपनी जान उसके लिए दे सकता है। मूल रूप से इंग्लैंड में धूल की भूमिका निभाए जो सैनिक की माँ थे। आगे देखते हैं। And think this hurt and evil said away, a pulse in the eternal mind no less, gives somewhere wake the thoughts why England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learn of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven। और सोचो, यह हृदय सारी बुराइयों को दूर कर देता, शाश्वत मन में एक धड़कन कम नहीं कहीं वापस देता। इंग्लैंड द्वारा दिए गए विचार, उसके दृश्य और ध्वनियां उनके दिन की तरह सुखद है और हंसी मित्रों से सीखी हुई और सौम्यता शांतिपूर्ण हृदय में अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे। यहाँ दूसरे स्टेंजा में पोएट बोल रहे हैं अपने पाठकों से, कहते हैं कि किस तरह से उसकी आत्मा मृत्यु के माध्यम से शुद्ध हो जाएगी। उसकी चेतना एक धड़कती हुई नाड़ी की तरह अमर चेतना में वापस आ जाएगी और इंग्लैंड द्वारा उस दिन गए सुंदर विचार लौटेगी। कभी शायद यह कहना चाहता है, यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जब सैनिक स्वर्ग जाएगा तो वह उस बड़े अनंत अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और शायद एक नारी के रूप में इंग्लैंड द्वारा दिए गए सभी विचारों को फिर से अनुभव करेगा। कवि का मतलब है कि इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानना है
जानता है उसे फिर से अनुभव करेगा, जो उसके मृत्यु के बाद उसका घर होगा। वहां पर पोएट ने अपने देश के दृश्य और ध्वनि और सुंदर सपनों की ओर लौटेगा, जो इंग्लैंड के दिन की तरह खुशनुमा होगा। कवि यहाँ पर पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि हंसी अंग्रेजी दोस्तों के साथ साझा की जाए, जो जिसके साथ बचपन बिताए हैं यहाँ पर पोएट, और वह इंग्लैंड की क्षमता में लौट आए जो अंग्रेजी दिमाग में रहती थी, जो अंग्रेजी आकाश के नीचे शांति से रहते थे। कवि ने मृत्यु के बाद जीवन की एक बहुत ही हर्षित शांतिपूर्ण तस्वीर चित्रित किया है, जो इंग्लैंड में बिताए गए उनके सबसे खुशहाल समय की तरह होगी। अब ये दोनों पोएम के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है द पोएम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय, किनके द्वारा कंपोज किया गया है पोएम एन एपिटाफ, लिखा गया है तो वी वाटर डिलामेयर के द्वारा। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, किस पोएम में पोएट है जो एक सुंदर लेडी के लिए अपने दुख को व्यक्त करता है, तो एन एपिटाफ में। तीसरा देखते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, और यहाँ पर जब मैं मर जाऊं, टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, तो कौन उस सुंदर लेडी को याद रखेगा। तो आई इसमें कौन है, तब पोएट है, तो 3 का ए होगा। एन एपिटाफ डील्स विद द ब्यूटीफुल, इसके बारे में एन एपिटाफ में बात किया गया, एक सुंदर थे, तो लेडी, तो यहाँ पर बी होगा। The lady mentioned in the poem an epitaph belong to dash, north country, east country, west country, south country। तो an epitaph में जो लेडी का मेंशन किया गया है किस कंट्री के थे, तो वेस्ट कंट्री की थी, पश्चिमी देश का, तो यहाँ पर सी सही होगा। The poetic device which is used in the poem an epitaph is ambiguity, जो पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है एन एपिटाफ में वो क्या है, तो एम्बिग्यूटी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इस पर पोएटिक डिवाइस का एक वीडियो बनाएंगे जो बिहार बोर्ड में आता है, उसके बाद सबको समझाएंगे। 7 नंबर देखते हैं, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, डाई, जब मर जाए, जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए अब मर जाते हैं, यहाँ पर डाई होगा क्रम्बल का मीनिंग ए। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है, मेलॉन्कोली, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का टोन, जब पोएम का टोन क्या है, तो मेलॉन्कोली है। हु कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, कौन कंपोज किया था, वाल्टर डिलामेयर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर वाज डैश, वाल्टर डिलामेयर क्या थे, पोएट थे, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो तीनों थे, तो ऑल ऑफ दिस। The poet feels that after his death nobody will die sir, remember, पोएट सोचते हैं कि मरने के बाद जब पोएट मर जाएंगे तो सुंदर लेडी जो कब्र में लेटी है उसको कौन याद रखेगा, तो रिमेंबर, तो कोई नहीं रखेगा, विल रिमेंबर हर, तो यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। एन एपिटाफ इज रिटेन बाय वाल्टर डिलामेयर, डी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डिलामेयर कब जन्म लिए थे, तो 1873, तो बी सही होगा। वाल्टर डिलामेयर डाई इन डैश, वाल्टर डिलामेयर कब मरे थे, तो 1956, तो यहाँ पर सी होगा। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू, वाल्टर डिलामेयर किस कंट्री से, किस देश से बिलोंग्स करते थे, तो इंग्लैंड, बी होगा। ओहो, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, तो ये गलती हो गया। वाल्टर डिलामेयर है जो इंग्लैंड से बिलोंग्स करते थे, तो इंग्लैंड। फिर है वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ, हम लोग वाल्टर डिलामेयर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं ड्रीम से, तो ड्रीम होगा, तो सी सही आंसर होगा। उसके बाद
वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड इन डैश। 1953 में वाल्टर डिलामेयर अवार्ड उनको एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से, तो यहाँ पर 17 का बी सही आंसर होगा। ये भी गलती है, गलत टाइप हो गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको अवार्ड किया, ऑर्डर ऑफ मेरिट से अवार्डेड किया गया था एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू ए डाइस कंट्री, ब्यूटीफुल लेडी किससे बिलोंग्स करते हैं? द बेस्ट कंट्री से, तब भी सही होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, इसमें से कौन सा वाल्टर डिलामेयर का फेमस वर्क है? द पीकॉक पाई है, तो सी सही इसका आंसर होगा। और दूसरा इनका है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, दूसरा फेमस वर्क, पीकॉक पाई है तो सी होगा। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज लाइन फ्रॉम, जब वह सुंदर लेडी जीवित थी तो इधर उधर चलते रहते थे और बहुत बोलते थे, तो किस लाइन लिया गया किससे? एन एपिटाफ, डी सही है इसका। द लाइन फर्स्ट थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये किससे लिया गया है? वह बहुत सुंदर, सबसे सुंदर लड़के थे, तो ये लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से, डी। वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब अवार्ड किए गए थे? 1953 में, तो डी होगा। हु वाज फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, फर्स्ट लाइन में स्टेप एंड हार्ट किसके लिए लिया गया है? तो ब्यूटीफुल लेडी के लिए, तो ये सही होगा। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज एवर लास्टिंग, तो पोएट सोचते हैं क्या चीज एवर लास्टिंग है? तो ड्यूटी, तो यहाँ पर सही बी हो जाएगा। When was Elizabeth सेकेंड ऑर्डर्ड वाल्टर डिलामेयर विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 1953। वाल्टर डिलामेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, तो वाल्टर डिलामेयर एक लेडी को जानते थे जो अभी मरी हुई है, तो इसमें सही हो जाएगा ए। दूसरा चलते हैं डी, इसका सही हो जाएगा ये। द पोएट इन एन एपिटाफ थिंक्स दैट द डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, एन एपिटाफ में पोएट सोचते हैं कि एवर लास्टिंग है, नॉट एवर लास्टिंग, तो किसके बारे में सोचते हैं? ब्यूटी के बारे में, तो ब्यूटी हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं द लेडी हु हैज डाई लाइन इन द डैश, जो लेडी मरी हुई है, लाइज इन, कहाँ पर लेटी हुई है मर के? तो वो ग्रेव में लेटी हुई है, कब्र में, तो ये इसका सही होगा, यहाँ पर ए सही होगा। ये याद है भी ग्रेव। उसके बाद है वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द डैश पोएम, कौन पोएम लिखे हैं? एन एपिटाफ लिखे, तो डी इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं व्हेन वाज वाल्टर डिलामेयर बॉर्न, वाल्टर डिलामेयर कब जन्म लिए थे? तो 1873, तो इसका बी सही होगा, तो 1873 बी सही होगा। द पोर्ट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरी ऑफ डैश, तो द सोल्जर किसको डिपिक्ट कर रहा है, किसके बारे में? यहाँ पर द सोल्जर पोएम में क्या चीज को डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है? उसके कंडीशन को, स्थिति को, तो दिखाया गया है वार, मतलब वार, युद्ध के स्थिति, भयावह स्थिति क्या होता है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है।
तो ये सही होगा इसका। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा, रॉबर्ट ब्रूक स्पीक इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर एंड इंग्लिश। एक क्वेश्चन यहां पर है, वाल्टर डिलामेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डैश डेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसको जानते थे अभी मरी हुई है, तो ये डेड, तो ए सही होगा 26 का ए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। द पोर्ट इन द सोल्जर डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश, किसका कंडीशन को दिखाया गया है द सोल्जर में, तो युद्ध के, यानी कि ए सही होगा वार की स्थिति, युद्ध की स्थिति। रॉबर्ट ब्रूक स्पीक इन गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर, तो इंग्लिश सोल्जर किसके रूप में बोल रहे हैं, किस सोल्जर के रूप में, तो इंग्लिश सोल्जर, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। द डस्ट स्टैंड्स फॉर हियर, डस्ट का यहाँ क्या मतलब हुआ, द डी सोल्जर, द डस्ट स्टैंड्स फॉर हियर, सोल्जर हो गया डी। डैश इज इनएविटेबल, यहाँ डेथ होगा, इनएविटेबल यहाँ क्या है डेथ, तो ये सही होगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश, क्या डी। यहाँ स्पीकर, सोल्जर में स्पीकर कौन है, पोएट, द सोल्जर खुद है, तो डी सही होगा। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ, किसके, द सोल्जर में पोएम, पोएट है जो सोल्जर में किसके स्थिति, भयावह स्थिति के बारे में बात कर रहा था, युद्ध का, तो ये सही होगा वार। रॉबर्ट ब्रूक्स प्राइजेज डैश, ये पोएम में किसके प्रशंसा कर रहे हैं रॉबर्ट ब्रूक, तो इंग्लैंड की, तो ये सही होगा। डैश इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट, तो वार पोएट के रूप में युद्ध का कवि कौन जाने जाते हैं, रॉबर्ट ब्रूक, तो ये सही होगा। इन हार्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज डैश फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है, तो सोल्जर से। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी buried should be treated as the part of dash after his death। treated as after, यहाँ पर कब पोएट बोल रहे हैं कि उनके मरने, जहां पर वो मर जाए जिस भी कंट्री में युद्ध में, तो वो जगह किसका पार्ट हिस्सा हो जाए, तो इंग्लैंड का, तो डी सही होगा। द सोल्जर डील विथ डैश, तो इंग्लैंड, द सोल्जर किस कंट्री के बारे में बात कर रहा है, इंग्लैंड के। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यहाँ पर द सोल्जर पोएम में स्पीकर जो पोएट हैं डेथ से नहीं, डेथ से, मृत्यु से नहीं डर रहे हैं। द टर्म कैंसिल्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द पोएम, यहाँ हिडन, कैंसिल का मतलब, यहाँ पर कैंसिल्ड का मतलब हिडन है, छिपा हुआ। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, सोनेट में कितना लाइन होता था, 14 लाइन होता था, 14, तो इसमें 14 लाइन का पोएम है, सोनेट है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, पोएम के अनुसार इंग्लैंड दिया है अपने नेटिव के, वहां के रहने वालों को, टू लव दिया है, तो इसका भी सही होगा। द इमेज एंड प्राइजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो किसका इमेज दिखाया गया है पोएम में, सोल्जर में, अपराध प्रशंसा किया गया है, तो इंग्लैंड का, तो डी होगा। एंड एपिटाफ इज रिटन बाय, तो ये वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डिलामेयर वॉर्न इन, जन्म लिए थे 1873 में। उसके बाद चलते हैं आगे, वाल्टर डिलामेयर का, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन द पोएम ब्यूटीफुल लेडी, तो हो चुका क्वेश्चन। अच्छा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, तो वाल्टर ने पीकॉक पाई है। उसके बाद लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है, एपिटाफ से लिया गया है।
तो यहाँ डी इसका सही होगा। इसका डी सही है। द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फिर रिपीट हो गया है, डॉक्टर डिलामेयर का है। यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम विच डिजीज रॉबर्ट ब्रूक डाई, किस डिजीज से मर गए थे? सेप्टिसिमिया से मर गए थे। तो ये सही होगा। सेप्टिसिमिया मतलब कि खून में इन्फेक्शन हो जाना। तो 61 का ये सही है। व्हेन वाज रॉबर्ट ब्रूक बॉर्न, रॉबर्ट ब्रूक कब जन्म लिए थे? 1950। व्हेन वाज रॉबर्ट ब्रूक बॉर्न, तो उनका जन्म हुआ था 18, इसमें तो है ना 1887। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 में। 87। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो बी आंसर सही होगा। वाटर डिलामेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, वाटर डिलामेयर एक लेडी को जानते हैं जो अभी मरी हुई है। तो ये सही होगा। इस तरह से इसमें जो इम्पोर्टेंट पोएम था, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, उसको दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक